नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे शॉर्ट हैंड वर्ड यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने रामधारी गुप्ता खंड 2 की 125 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन की एक सीरीज लाया हूँ मैं। इसमें आप डिक्टेशन लिखिए और हर डिक्टेशन को आप लिखने के बाद उसको पढ़िए और उसको ट्रांसक्राइब ज़रूर करिए। तो आप सभी लोग डिक्टेशन लिखिए और अगर डिक्टेशन पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल को हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहें। 125 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन रामधारी गुप्ता खंड 2। स्टार्ट। महोदय, देश की लगभग 3/4 जनसंख्या गांवों में रहती है, जिनकी आय कम होने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कमजोर वर्गों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विकास एवं गरीबी उन्मूलन भारत की विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है। ग्रामीण विकास का व्यापक दायरा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों एवं ग्रामीणों के जीवन स्तर का सर्वांगीण विकास शामिल है। इसका अर्थ निर्धनतम लोगों की अपने स्थानीय सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में उत्पादन क्षमता की वृद्धि है। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में पूंजी का निवेश एवं उसका विस्तार, उत्पादक शक्तियों का विकास तथा निर्धन एवं बेरोजगार ग्रामीणों का अर्थव्यवस्था के उत्पादक विकासशील क्षेत्रों में सम्मिलित होना आवश्यक है। मंत्रालय की गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य गरीबी पर सीधा प्रहार है, जिसके अंतर्गत विशेष मजदूरी, रोजगार व स्वरोजगार कार्यक्रम, भूमि सुधार, बंजर भूमि विकास एवं जल संभरण विकास कार्यक्रम हैं। इनमें स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, ग्रामीण स्वच्छता, कृषि विपणन, ग्रामीण आवास है तथा लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा सहायता और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एवं कृषि विपणन केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था शामिल है। गरीबी उन्मूलन के प्रयासों का महत्व इसकी योजनाओं के आवंटन में वृद्धि को बताता है। जहां नवी योजना में इसका परिव्यय 40,000 करोड़ रुपए था, उसे बढ़ाकर 10वीं योजना में 80,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस बढ़े हुए परिव्यय के साथ साथ जैसा कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण संविधान अधिनियम 1992 में बताया गया है, लोगों की कार्यक्रमों में बेहतर भागीदारी प्राप्त होगी, जिससे निर्धन ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाने की प्रयास को नई दिशा प्राप्त होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय प्रयास में ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रमों को दी गई नई दिशा की एक झलक इस पुस्तिका में प्रस्तुत है। ग्रामीण गरीबी की समस्या कम ग्रामीण उत्पादकता और अल्प रोजगार व बेरोजगारी से जुड़ी है। यद्यपि विकास की सामान्य प्रक्रिया के अधीन ही उत्पादक रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित किए जाते हैं, फिर भी ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार पैदा करने तथा आय के कुछ न्यूनतम स्तर प्राप्त करने हेतु विशेष रोजगार कार्यक्रमों की सतत आधार पर जरूरत है। उपयुक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समय समय पर रोजगार सृजन की विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। 7वीं योजना के आखिरी वर्ष में अप्रैल 1989 में उस समय विद्यमान 2 रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में मिला दिया गया था। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार पुरुषों तथा महिलाओं के लिए अतिरिक्त फायदेमंद रोजगार का सृजन करना है। ग्रामीण आर्थिक ढांचा को सुदृढ़ बनाकर सतत आधार पर रोजगार के अवसर सृजित करना है। महोदय, सामुदायिक और सामाजिक परिसंपत्तियां सृजित करना, ग्रामीण गरीबों को प्रत्यक्ष तथा निरंतर लाभ पहुंचाने हेतु उनके लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करना। दूसरी
मजदूरी स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव डालना, ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में समग्र रूप से सुधार लाना, गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग लक्षित वर्ग हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों को वरीयता दी जाती है। रोजगार के 30% अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। केंद्र और राज्यों द्वारा 80 व 20 के अनुपात में व्यय वहन किया जाता है। केंद्रीय आवंटन देश के कुल गरीबों की तुलना में राज्य संघ शासित क्षेत्र के गरीब ग्रामीण क्षेत्र लोगों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। वे सभी कार्य शुरू किए जा सकते हैं जिनसे टिकाऊ उत्पादक स्वरूप की सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन होता है। पंचायत समिति द्वारा परियोजना का मूल्यांकन और अनुमोदन किए जाने के पश्चात उसे अनुमोदन देने हेतु ग्राम पंचायत सक्षम है। संसाधनों का कम से कम 60% भाग मजदूरी घटक पर खर्च करना होता है। जवाहर रोजगार योजना के कार्यों के निष्पादन हेतु ठेकेदारों अथवा बिचौलियों को लगाए जाने की अनुमति नहीं है। मजदूरों को रियायती दरों पर प्रतिदिन 2 किलोग्राम 1700 खाद्यान्न दिया जाता है। 1755 पुनर्गठित ब्लॉकों में मजदूरों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों का जारी मूल्य प्रति 50 पैसे कम है। जवाहर रोजगार योजना की सामान्य प्रणाली के अलावा पिछड़ेपन के आधार पर चयन किए गए पिछड़े जिलों में कार्यक्रम को तेज करने के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जवाहर रोजगार योजना की तीसरी पद्धति में विशेष और अभिनव परियोजनाएं प्रारंभ करने का प्रावधान है, जिनका उद्देश्य मजदूरों का नगरों में पलायन को रोकना, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से ऐसे विशेष कार्यक्रम चलाना है जिनका ध्येय जल संभरण विकास, बंजर भूमि का विकास करना हो। मानव जीवन यापन के लिए आवास महत्वपूर्ण है और इसलिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है। ग्रामीण लोग अच्छे उन्नत किस्म के मकानों की अत्यंत आवश्यकता महसूस करते हैं। ग्रामीण गरीब लोगों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयासों के एक भाग के रूप में मई 1985 में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम अब जवाहर रोजगार योजना की उप योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में निर्धनतम लोगों के लिए निःशुल्क रिहायशी मकानों का निर्माण करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा बंधुआ मजदूरों को वरीयता दी जाती है। जवाहर रोजगार योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 10% संसाधन इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित किए जाते हैं। जिलों में निधियों का वितरण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों की कुल ग्रामीण जनसंख्या में से इस विशेष वर्ग के गरीबों के अनुपात के अनुसार किया जाता है। मकानों का आवंटन लाभभोगी परिवार की महिला सदस्य के नाम किया जाता है। बहनों, भारतीय स्त्री जाति की प्राचीन गौरव, गरिमा एवं उच्च परंपराओं को ध्यान में रखकर न केवल आपको शिक्षित होना है, बल्कि शिक्षा समाप्त करने के पश्चात पुरुषों के साथ सहगामिनी बनकर आपको सब दिशाओं में कदम बढ़ाना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब राष्ट्र के नवनिर्माण के कार्य में आपको भी उचित रीति से भाग लेना चाहिए। यह सब तभी संभव हो सकता है जब हम वर्तमान शिक्षा पद्धति की कमियों एवं दोषों को दूर कर उसको अपने अनुकूल एवं उपयोगी बना सकेंगे। इस संबंध में भी देश में परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रचलित हैं। आधुनिक सुधारवादियों या जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं, उनकी धारणा यह है कि बालक बालिकाओं को एक साथ शिक्षा दी जाए और दोनों की शिक्षा प्रणाली एक सी हो। उनका यह भी विचार है कि स्त्रियों को न केवल शिक्षा पद्धति में ही बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी पुरुषों के बराबर के अधिकार मिलने चाहिए तथा उन्हें संपूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें समाज के समस्त व्यवसाय और व्यापारों में समान रूप से भाग लेना चाहिए और शिक्षा प्रणाली की रचना इन सबके अनुकूल होनी चाहिए। दूसरी ओर कट्टरपंथियों के विचार इनके विपरीत हैं। इस प्रकार
स्त्री शिक्षा और अन्य बातों के संबंध में हमारे देश में वर्तमान समय में परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रचलित हैं। इन दोनों में से कौन सी विचारधारा उपयुक्त हो सकती है और किसके द्वारा हमारी संस्कृति एवं सभ्यता फल फूल सकती है, इस पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। जहाँ तक मेरा विचार है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इन दोनों के बीच के वर्ग मार्ग को अपनाना श्रेयस्कर होगा। वर्तमान शिक्षा पद्धति के आदर्श एवं उद्देश्यों में जो दोष पाए जाते हैं, इनके अतिरिक्त वह बहुत महंगी सिद्ध हो रही है। प्रतिवर्ष हम अपने शिक्षालयों द्वारा हजारों विद्यार्थियों को तैयार करते हैं, जिनमें से बहुतों को नौकरियां न मिलने पर जीविका चलाना बहुत कठिन हो जाता है। इस प्रकार हम अपने शिक्षालयों द्वारा जहां काफ़ी संख्या में विद्यार्थी बेकार तैयार होते देखते हैं, वहाँ फैशन परस्त भी तैयार होते देखते हैं।